यहाँ पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मध्य प्रदेश के नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। दिस विल बी द पार्ट 2 जिसको हम डिस्कस करेंगे एंड इट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जिसमें हम मध्य प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज़ को एमसीक्यू के पैटर्न में कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन मी एट द टेलीग्राम एट रवनीत कौर ऑफिशियल, और आप मेरे साथ इंस्टा पे रवनीत कौर ऑफिशियल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लाडली लक्ष्मी स्कीम के बारे में है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लाडली लक्ष्मी स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है, देन दिस इज द स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश। इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मेन पर्पस है लड़कियों की इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को एनहांस करना। आपको ये बताना है कि लाडली लक्ष्मी स्कीम को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट किस साल से इंप्लीमेंट करती हुई आ रही है फॉर द एनहांसमेंट ऑफ गर्ल्स। आपके ऑप्शंस हैं 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। और इसका करेक्ट आंसर होगा साल 2007 से इस स्कीम को एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लाडली लक्ष्मी स्कीम के सेकंड फेज को अनाउंस किया गया है। सो इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज लॉन्च कर दिया गया है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गर्ल चिल्ड्रन को हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करना या इनोवेटिव तरीके से उनको आप बोल सकते हैं इनकरेज करना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, वो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना पाएं। ये स्कीम बेसिकली साल 2007 से चलाई गई थी। ये गर्ल्स का या आप कह सकते हैं विमेन का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करती है, उनको एजुकेशनल ग्रोथ देती है। लाडली लक्ष्मी स्कीम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसमें गर्ल चाइल्ड जो होती है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। सरकार के द्वारा जब बच्ची का जन्म होता है उसके जन्म पे ही उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया जाता है। जब तक उस बच्ची की शादी नहीं होती है तब तक सरकार बच्ची को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती रहती है। और ये फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। फैमिली जो होती है गर्ल चाइल्ड की, वो मध्य प्रदेश की परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए, तभी लड़की जो है वो इस स्कीम में एनरोल हो सकती है या इस स्कीम के तहत ये किश्त जो है पैसा कह सकते हैं वो पा सकती है। फैमिली जो है वो बीपीएल कैटेगरी से होनी चाहिए, विच मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए वो फैमिली, अदरवाइज ये स्कीम में बच्ची का एनरोलमेंट नहीं हो सकता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम 2 ही डॉटर्स हैं जिनको कवर किया जा सकता है इस स्कीम के अंतर्गत। अगर तीसरी डॉटर होती है तो उसको लाडली लक्ष्मी स्कीम के तहत कवर नहीं किया जा सकता। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 के लिए ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपके मध्य प्रदेश में आपने पाताल पानी रेलवे स्टेशन के बारे में सुना होगा। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर में है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो बदल के क्या कर दिया जाएगा, किसके नाम पे रखा जाएगा। ऑप्शंस हैं बिरसा मुंडा, तांत्या भील, सिद्धू मुर्मू या नन ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर होगा तांत्या भील के नाम पे ये नाम रखा। सो देखिए, पातालपानी रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो अब तांत्या भील जी के नाम पे रखा जाएगा, जिनकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। तांत्या भील जो है इनको इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। इनको रिकॉग्नाइज या रिकॉग्निशन देने के लिए ये रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। 22 नवंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि तांत्या भील जी के नाम पे पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा, और तांत्या भील जो है वो इंडियन रॉबिन हुड के नाम से प्रचलित है। अब बात करते हैं तांत्या भील के बारे में। तांत्या भील जो है वो एक्चुअल में भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं। भील ट्राइब एक इंडिजिनस आदिवासी कम्युनिटी है। तांत्या भील का जो जन्म है वो 1840 में हुआ था। इनका जन्म बदादा विलेज में हुआ था जो कि ईस्ट निमर में है, जिसको हम खांडवा रीजन भी कहते हैं। दिस इज इन द मध्य प्रदेश। तांत्या जो है कहा जाता है कि वो वन ऑफ द फेमस रेवोल्यूशनरीज में से एक थे। उन्होंने 12 साल तक लगभग ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना जो आर्म्ड स्ट्रगल था उसको जारी रखा था। और ये भी कहा जाता है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो खजाने होते थे उनको लूटते भी थे, और जो खजाने से पैसा आता था वो गरीबों में बांट देते थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन के बारे में।
भोपाल कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन जो है उसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा ग्रेड दिया गया है? ये जो ग्रेड है ये रिकॉग्नाइज करता है क्वालिटी ऑफ द मिल्क और क्वालिटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स व्हिच इज क्रिएटेड बाय द भोपाल कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन। तो देखिए फसाई के बारे में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि फसाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एजेंसी है। ये बेसिकली फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड को चेक करती है कंट्री में। भोपाल कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन को इसमें कौन सा ग्रेड मिला है? ऑप्शंस हैं ए प्लस, ए, बी या फिर सी। इसका करेक्ट आंसर होगा इसको ए प्लस अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे ए प्लस ग्रेड हासिल किया है इसने। इसके मार्क्स जो रहे हैं वो 101 रहे हैं, यानी कि 101 मार्क्स इसने डिफरेंट पैरामीटर्स पे हासिल किए हैं। आरपीएस तिवारी का कहना है कि किसी भी मिल्क यूनियन को राज्य में मार्क्स दिए जाते हैं और पहली बार मध्य प्रदेश की इस यूनियन को इतना अच्छा मार्क्स मिला है। पिछले साल में इसका मार्क्स जो था वो 96 था, ग्रेड ए प्लस ही था, तो ग्रेड में फर्क नहीं पड़ा लेकिन मार्क्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। भोपाल कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन जो है उन्होंने 101 मार्क्स हासिल किए हैं, 106 में से ये 101 मार्क्स आए हैं। ए प्लस ग्रेड के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो 95 से 106 के बीच में होने चाहिए और आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत बनाया गया था। इसका मेन पर्पस था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत एक ऐसी एजेंसी बनाना जो फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड को इंश्योर कर सके। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये फूड सिक्योरिटी एक्ट को डिफरेंट स्टेट्स में इंप्लीमेंट करवाने के लिए डिफरेंट प्रोविजंस को लागू करवाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अच्छे क्वालिटी फूड की, ताकि लोगों की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लाडली लक्ष्मी पथ के बारे में। लाडली लक्ष्मी पथ को भारत माता स्क्वायर पे इनॉग्रेट किया गया है। तो ये भारत माता स्क्वायर कहाँ पे है ये आपको बताना है, या फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन समझ सकते हैं कि लाडली लक्ष्मी पथ का इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, ग्वालियर, भोपाल या फिर धर। इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल में इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। ये जो रास्ता है बेसिकली भारत माता स्क्वायर से लेके पॉलीटेक्निक स्क्वायर तक भोपाल तक जाता है, इसको अब स्मार्ट सिटी रोड के नाम से जाना जाएगा। और सॉरी, इसको स्मार्ट सिटी रोड के नाम से जाना जाता था, अब इसका जो नाम है वो लाडली लक्ष्मी पथ रख दिया गया है। चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि ये डॉटर्स को या फिर आप बोल सकते हैं लड़कियों को ऑनर करने के लिए ये नाम जो है वो दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि लाडली लक्ष्मी पथ जो है इसको राज्य के पूरे 52 डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप किया जाएगा और दोनों साइड्स में पथ में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें लड़कियों के एडवांसमेंट, उनके वेलफेयर के बारे में, उनसे जुड़ी हुई स्कीम्स के बारे में लिखा गया है और वुमेन एम्पावरमेंट को अच्छे से डिस्प्ले भी किया गया है इस पथ के अगर आप आसपास में देखते हैं वहां पे। सो यहाँ पे जो मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, डॉटर्स हैं, सोसाइटी है, उसको एक तरीके से हम अवेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग द वुमेन एम्पावरमेंट, रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ डॉटर्स। इस पथ के दोनों साइड में डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताया गया है जो कि गर्ल्स के एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग सड़कों के थ्रू ही या सड़कों के रास्ते के थ्रू ही लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कल्चरल फेस्ट के बारे में। साल 2022 में तीसरे नंबर का नेशनल कल्चरल फेस्टिवल कंट्री में मनाया गया था। इसमें मध्य प्रदेश ने कौन सा रैंक हासिल किया है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं फोर्थ, थर्ड, सेकंड या फिर फर्स्ट। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन पे रहा है इन दिस थर्ड नेशनल कल्चरल फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल और रुबेला के बारे में। सो आपको ये बताना है कि मीजल्स और रुबेला इन दोनों डिजीज के इरेडिकेशन का जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो किस साल तक का रखा गया है। विच मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीजल्स और रुबेला को किस साल तक इरेडिकेट कर देगी। आपके ऑप्शंस हैं 2024, 2023, 2025 या फिर 2030। इसका आंसर होगा साल 2023 के अंत तक दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि मीजल्स और रुबेला की बीमारियों को इरेडिकेट कर दिया जाएगा। मीजल्स रुबेला जो है इनको खसरा कहा जाता है हिंदी में। ये बेसिकली बच्चों में पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इस बीमारी के स्प्रेड होने का जो डर है या डेंजर है वो बहुत ज्यादा होता है स्प्रिंग सीजन में, क्योंकि उस टाइम पे बारिश का मौसम होता है, ज्यादातर गीला ही रहता है आसपास का माहौल, तो वहां पे बच्चों को कोल्ड, कफ, स्नीजिंग ये सारी चीजें होने लगती हैं। सो ये कोल्ड कफ की वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है।
ये जो बीमारी है ये कई बार बच्चों की बजाय बूढ़ों में भी पाई जाती है। इस बीमारी को अवॉइड करने के लिए एक्चुअल में बच्चों को बचपन में ही मीजल्स की वैक्सीन होती है वो लगवानी होती है। अगर बच्चे को अपने बचपन में ही मीजल्स की वैक्सीन लगवा दी तो उसके बाद से इसका कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर युवा अन्नदूत योजना के बारे में। आपको बताना है सीएम युवा अन्नदूत योजना जो है वो किस राज्य गवर्नमेंट की है। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। इसका आंसर होगा ये योजना आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। मध्य प्रदेश फूड मिनिस्टर जो है वो श्री बिशाहुल लाल हैं। इनके द्वारा ये योजना जो है वो अनाउंस की गई। इस स्कीम में एक्चुअल में क्या होगा, इस स्कीम में लोकल यंगस्टर्स को कुछ व्हीकल्स दिए जाएंगे। ये जो व्हीकल्स हैं वो उनको इसलिए दिए जाएंगे ताकि वो पीडीएस शॉप तक मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको मुहैया करवा सकें। सेंटर से लेकर पीडीएस शॉप तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यंगस्टर्स को ये व्हीकल दिए जाएंगे। उनको उन व्हीकल्स को खरीदने के लिए सरकार के द्वारा बैंक लोन भी दिया जाएगा। व्हीकल का जो ऑनर होगा उसको पर्सनल यूज के लिए भी व्हीकल जो है वो अवेलेबल होगा और 15 से 20 वर्किंग डेज मिलेंगे यंगस्टर्स को जिसमें कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे सेंटर से लेके पीडीएस शॉप तक। और इसमें इनकी एडिशनल इनकम भी बन जाएगी और पर्सनल यूज के लिए इनके पास एक व्हीकल भी हो जाएगा। इस व्हीकल में जीपीएस की फैसिलिटी होगी। एक्चुअल में इस व्हीकल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल रूम से, सेंट्रल कमांड रूम से एकदम मॉनिटर किया जाएगा व्हीकल को कि ये जो फूड लेके जा रहे हैं सेंटर से पीडीएस शॉप तक, उस फूड को वो वहां प्रॉपर डिलीवर कर रहे हैं या रास्ते में कहीं धांधली तो नहीं हो रही। इसलिए यहाँ पे जीपीएस फैसिलिटी लगाई गई है और ये फैसिलिटी से व्हीकल ट्रैक होता रहेगा, मॉनिटर होता रहेगा और माइक भी रहेगा इस व्हीकल के ऊपर। सो इस माइक सिस्टम से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या फिर फूड सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं उसको अच्छे से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, डेमोस्ट्रेट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में। मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा वो किस जगह पे आयोजित करवाया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या फिर मोरेना। इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर में इस समिट को आयोजित करवाया जाएगा। इसमें डिफरेंट कंट्री से इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बेसिकली जागरूक किया जाएगा उन वेंचर्स के बारे में जहां पे वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बिजनेस गेन अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में कितने कितने परसेंट तक इंक्रीज हो गया है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का इंडिया की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होके कितने परसेंट हो चुका है। आपके ऑप्शंस हैं 3.5%, 2.6%, 7.4% या 4.3%। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4.3% तक ही इंक्रीज होके हो चुका है। इंदौर जो है बेसिकली उसको मध्य प्रदेश का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है बिकॉज मुंबई इज ऑल्सो द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कंट्री। चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कहा कि इंदौर की इन्फोबीन आईटी कंपनी जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी रिसेंटली इनलिस्ट हुई है। विच मीन्स दिस कंपनी इज डूइंग वेल क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मात्र बहुत कम कंपनियां हैं जो कि इनलिस्ट हो पाती हैं। 2 एक्सप्रेसवे जो हैं वो राज्य में बनाए जा रहे हैं। अटल एक्सप्रेसवे चंबल के एरिया को नर्मदा एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ देगा और यहाँ पे अमरकंटक भी डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा और अमरकंटक और गुजरात आपस में इससे कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों साइड में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इंदौर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। इंदौर जो है वो क्लीनिनेस यानी कि स्वच्छता में भी 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में या लगातार 6 सालों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इंदौर के ही इतने हाई कंट्रीब्यूशन की वजह से मध्य प्रदेश का इंडिया की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है एक तरीके से वो इंक्रीज हुआ है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंदौर इज समहाउ रिस्पांसिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा न्यूज में रह रहा था। ये प्रोजेक्ट बेसिकली पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ एरिया को इफेक्ट भी कर रहा था। आपको बताना है जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो कितनी मेगावाट की हाइड्रो पावर ये जनरेट करेगा। आपके ऑप्शंस हैं 103, 112, 90 या फिर 145। इसका करेक्ट आंसर होगा ये 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर जो है वो बेसिकली जनरेट करेगा। देखिए हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। अब तो 3 तरीके के हो गए, आप मोटा मोटी समझिए 2 तरीके के। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है, एक आपका लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जब 25 मेगावाट से कम की बिजली पैदा की जा रही हो। लार्ज का मतलब है जब मोर देन 25 मेगावाट बिजली पैदा हो रही हो। तो यहाँ पे 103 मेगावाट की बिजली पैदा हो रही है विच मीन्स दिस इज द लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्योंकि ये 25 मेगावाट से ज्यादा की बिजली जो है वो पैदा करेगा।
एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब 25 मेगावाट से ज्यादा की बिजली प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उस टाइम पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, लेकिन स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पास होती है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच विल जनरेट द हाइड्रो पावर, और ये एक फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जहां पे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 44,605 करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एलोकेट किए गए हैं। ये लगभग 9 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करने में मदद करेगा। 62 लाख लोगों को ये ड्रिंकिंग वाटर मुहैया करवाएगा। इसके साथ साथ 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर जनरेट करेगा और 27 मेगावाट की सोलर पावर भी जनरेट करेगा, सौर ऊर्जा भी जनरेट करेगा। ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के रीजन के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि बुंदेलखंड का जो रीजन है वहां पे अक्सर सूखा पड़ जाता है। केन बेतवा का लिंक प्रोजेक्ट आपस में दो रिवर्स को जोड़ के वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देगा, इरिगेशन सिंचाई की जो समस्या है उसका समाधान देगा, और ड्राउट प्रोन एरिया जो बुंदेलखंड का एरिया है उसको दोबारा से खुशहाल बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के एक अप्रूवल के बारे में। चेती खेड़ा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने अप्रूव कर दिया। आपको बताना है चेती खेड़ा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसकी कॉस्ट कितने करोड़ रुपए है। आपके ऑप्शंस हैं 539 करोड़, 639 करोड़, 439 करोड़ या फिर 339 करोड़। इसका आंसर होगा 539 करोड़ रुपए की लागत में ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है बेसिकली उसको डेवलप किया जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हमारे पूरे इंडिया में सबसे मैक्सिमम सोर्स ऑफ इरिगेशन के तौर पे जिसे यूज किया जाता है वो है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। 3 दिन का एग्रीकल्चर फेयर और एग्जीबिशन जो है वो मोरेना डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था। मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट में ये लगा था। इस मौके पे हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर वो भी मौजूद थे, और यहाँ पे ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का अप्रूवल अनाउंस हुआ जो कि 539 करोड़ की लागत में बनेगा। एक और चीज यहाँ पे अनाउंस की गई है कि मोरेना का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अब उसको कुनार जहर सिंह शर्मा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 मेंबर कंट्रीज की मीटिंग जो है वो मध्य प्रदेश के कितने जगहों पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। एमपी के कितने प्लेसेस में ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट होगी। आपके ऑप्शंस हैं 2 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, 4 या फिर 5। इसका आंसर होगा इसको 3 प्लेसेस पे कंडक्ट किया जाएगा। आप सबको पता होगा साल 2023 के लिए इंडिया के पास G20 की मेजबानी आई है। G20 इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज जो कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को इम्प्रोवाइज करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि G20 जो है उसको किस साल में एस्टेब्लिश किया गया था, किस साल में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो 3 जगह पे मध्य प्रदेश की G20 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली अपनी मीटिंग को आयोजित करेंगे। पूरे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में ये मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी ताकि हर एक स्टेट को अपने कल्चर को, अपने फेस्ट को दिखाने का मौका मिले, क्योंकि G20 मेंबर कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज के नंबर ऑफ ऑफिशियल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। अगर हर एक स्टेट अपनी अच्छी जो कल्चरल तस्वीर है, अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के वेंचर्स हैं, अगर वो डिस्प्ले करेगा इन कंट्रीज के मेंबर्स को, तो डेफिनेटली उन स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट का स्कोप इंक्रीज हो जाएगा। और 3 जगह पे मध्य प्रदेश में भी ये चीज जो है वो की जाएगी बाय कंडक्टिंग द मीटिंग ऑफ G20 मेंबर कंट्रीज। और किस किस 3 जगह पे ये मध्य प्रदेश में मीटिंग होगी, ये होगी भोपाल में, इंदौर में और खजुराहो में। 200 से ज्यादा डेलीगेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इंडिया जो है वो चेयर है, चेयरमैनशिप इंडिया को G20 की मिली है। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया इसका चेयरमैन जो है, चेयरमैन कह सकते हैं, वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड के बारे में। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा रिसेंटली एक नए टाइगर रिजर्व को क्रिएट करने का अप्रूवल दिया गया है। आपको बताना है कि ये जो नया टाइगर रिजर्व है किससे बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है खूनी टाइगर रिजर्व, गांधी सागर टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व या फिर कनपाथा टाइगर रिजर्व। इसका आंसर होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नया टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में बनाया जा सकता है, जिसको अप्रूव कर दिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंडिया में कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। टाइगर की कंजर्वेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं, जैसे कि साल 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया था। इसके तहत हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जैसी एक बॉडी भी बनाई थी। इसका मेन पर्पस होता है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए काम करना। एनटीसीए के चेयरमैन कौन होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
आप एक और चीज याद रखेंगे कि टाइगर को डबल करने के लिए, टाइगर की संख्या को डबल करने के लिए हमारे पास एक डेक्लेरेशन है, पीटर्सबर्ग डेक्लेरेशन, जिसके तहत हमने T/2 प्रोग्राम भी चलाया था, जिसमें टाइगर की संख्या को हमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में डबल करना था। कुछ कंजर्वेशन की स्टैंडर्ड भी हम फॉलो करते हैं टाइगर की संख्या को डबल करने के लिए। इंडिया ने टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का जो टारगेट है उसको हेडलाइन से पहले ही अचीव कर लिया। पूरे विश्व में इंडिया में ही सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या जो है वो पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व का अनाउंसमेंट किया है, विच विल बी द दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एक्चुअली इस टाइगर रिजर्व में, पन्ना टाइगर रिजर्व में कुछ टाइगर जो है उनको लोकेट किया जाएगा। नया टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम रानी दुर्गावती के नाम से रखा गया है। ध्यान रखेंगे ये बेसिकली नरसिंहपुर, दामोह और सागर डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया को कवर करेगा। एक ग्रीन कॉरिडोर भी डेवलप किया गया है जो कि पीटीआर को दुर्गावती के साथ कनेक्ट करेगा। इसमें टाइगर्स की नेचुरल मूवमेंट जो है वो इस नए रिजर्व पे हो पाएगी। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है इसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं इसको हेड करते हैं। और चीफ मिनिस्टर हमारे हैं शिवराज सिंह चौहान। दो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, और सॉरी एक केन बेतवा इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व इफेक्ट हो रहा है, जिस वजह से ये टाइगर नया रिजर्व बन रहा है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के कुछ टाइगर्स को वहाँ पे रखेगा। ये जो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है मैंने आपको बताया था 44,605 करोड़ में बन रहा है। बुंदेलखंड रीजन के वाटर क्राइसिस को ये खत्म करेगा। और प्रोजेक्ट टाइगर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 1973 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसा एक्ट के बारे में। और पंचायत एक्सटेंशन की शेड्यूल एरिया एक्ट में से कहा जाता है। इस एक्ट को किस साल में इनेक्ट किया गया था ये आपको बताना है। ये जो एक्ट है ये पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और इसमें शेड्यूल एरियाज की पंचायत को कैसे गवर्न करना है उसके रीजंस के बारे में बताया गया है। इस साल में पेसा एक्ट इनेक्ट हुआ। आपके ऑप्शन है 1997, 1990, 1993 या फिर 1996। आंसर होगा 1996 में इसको इनेक्ट किया गया था। शेड्यूल एरिया में पंचायत को ये गवर्न करता है। आप सबको पता होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला। पार्ट 9 में आती है। शेड्यूल 11 है जो आपका पंचायत से डील करता है। शेड्यूल 11 में बेसिकली कुछ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें पंचायत जो है वो बेसिकली ऑटोनॉमस मैनर में वर्क करती है। पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इतनी ज्यादा पंचायत के पास अभी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो एक्सटेंड कर सकती है पंचायत को, लेकिन अभी बहुत सारे एरियाज में ये चीज नहीं की गई है। और शेड्यूल्ड एरियाज में हम एज सच वो एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, तो हमने पेसा एक्ट बनाया। मध्य प्रदेश का जो पेसा एक्ट है वो 15 नवंबर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 243 से लेकर 243 जो है वहां तक के आर्टिकल पंचायत से डील करते हैं। आर्टिकल पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और ध्यान रखेंगे पेसा का फुल फॉर्म है द टूरिज्म द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज पे। इंडिया कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से अग्री किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल एक्ट बनाया जाएगा पंचायत का, जो कि शेड्यूल्ड एरियाज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसी में स्टेट लेजिस्लेचर अपने तरीके से कानून बना सकते हैं। इसका मेन पर्पस यही था कि हम लोग ट्राइब्स को ऑटोनॉमी दे सकें सेंट्रल लॉ के अंतर्गत, और स्टेट्स जो है उनके पास एक पावर भी रहे कि वो पंचायत एक्ट को शेड्यूल्ड एरिया में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक तरीके से लेजिस्लेशन बना देती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको वायलेट भी नहीं कर सकती, यानी इसका वायलेशन बहुत नेग्लिजिबल हो जाए। इसीलिए भी पेसा एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इनेक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिन के उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के बारे में। 5 डे का उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया? आपके ऑप्शन हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या फिर धर। इसका करेक्ट आंसर है ये 5 दिन का फेस्टिवल ग्वालियर में आयोजित किया गया। 700 से ज्यादा आर्टिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग 5 कंट्रीज के आर्टिस्ट यहाँ पे आए थे इंक्लूडिंग इंडिया। ताइवान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, श्रीलंका, यहाँ की 30 टीम्स थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये कार्निवल आपका फूलबाग मैदान ग्वालियर में शुरू हुआ था। यहाँ पे 5 कंट्रीज के डिफरेंट आर्टिस्ट जो थे वो मौजूद थे। इस जगह पे चीफ गेस्ट कौन थे? जो ताइवान के एम्बेसडर वो यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आए थे, जिनका नाम था बाओ शुआन गर्त्याई वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल तुलसी सम्मान के बारे में। नेशनल तुलसी सम्मान जो है वो बेसिकली 3 साल में 2 बार दिया जाता है।
ये किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है टीचिंग के लिए, आर्ट्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, नन ऑफ दैट। इसका आंसर होगा इसको आर्ट्स के लिए दिया जाता है। नेशनल तुलसी सम्मान जो है वो आर्ट्स के लिए दिया जाता है। एनुअल नेशनल तुलसी सम्मान का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1983। इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने एस्टैब्लिश किया था। इसका मेन पर्पस था ट्राइबल फोक और ट्रेडिशनल आर्ट्स की बेस्ट अचीवमेंट वाले पर्सन जो होते हैं, पर्सनैलिटी जो होते हैं, उनको अवार्ड देना, और ये केवल मेल आर्टिस्ट को दिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जो है वो 3 साल में 2 बार दिया जाता है आर्ट्स की कैटेगरी में। पहला तुलसी सम्मान पंडित गिरिराज प्रसाद जी को 1983-84 में दिया गया था। ऑनरेबल जो आर्टिस्ट होते हैं उनको प्राइज मनी 2 लाख तक दी जाती है, एक प्लेक दिया जाता है, फिर एक शॉल भी दिया जाता है। तिलक राम पेंड्रा इनको नेशनल तुलसी सम्मान 2020 के लिए मिला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत रविदास सोशल हार्मनी अवार्ड के बारे में। संत रविदास सोशल हार्मनी अवार्ड जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया गया है। ये किस राज्य के शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट को मिला है? आपके ऑप्शन हैं पंजाब, केरला, यूपी या फिर मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट को शेड्यूल्ड कास्ट को सर्व करने के लिए संत रविदास सोशल हार्मनी अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड जो है बेसिकली यूनियन के द्वारा दिया जाता है। 5 साल के लिए ये अवार्ड रहता है। 2017-18 से 21-22 तक प्राइज मनी 2 लाख होती है। इसमें उन सोशल वर्कर्स को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के रेजिडेंट हैं, जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट के इंटरेस्ट के लिए एक्सीलेंट काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर श्री चौहान जो है उनके द्वारा कौन सी नई तहसील बिजावर में बनाने का अनाउंसमेंट किया गया, या फिर बिजावर में कौन सी नई तहसील जल्दी मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी? ऑप्शन है सताई, बदेरा, अंगौर, बक्सुई। इसका करेक्ट आंसर होगा सताई जो है वो नई तहसील बनेगी बिजावर में। चीफ मिनिस्टर के द्वारा कुछ और अनाउंसमेंट किए गए, जैसे कि मोनिया महोत्सव जो है वो ऑफिशियल कैलेंडर कर दिया है। इसके अलावा सतई जो है वो एक नई तहसील बनेगी बिजावर में। बिजावर आपका सिटी कहाँ पे है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। बिजावर में मोनिया फेस्टिवल मनाया जाता है। ये जो डांस है ये केवल मैन के द्वारा किया जाता है, जिनको मौन परमा भी कहा जाता है। ये कब किया जाता है? ये बुंदेलखंड के ग्रामीण एरिया में दिवाली के दूसरे दिन परफॉर्म किया जाता है। इसी को मौनी परमा कहा जाता है। बिजावर विलेज जो है इसको गौंड चीफ के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इन गौंड चीफ का नाम था विजय सिंह। इन्होंने 17वीं सेंचुरी में गांव एस्टैब्लिश किया था। विजय सिंह गढ़ मंडला जो है वो सर्विस ऑफ महाराज संगमश के तौर पर अपॉइंट किए गए। इसके बाद ये प्लेस जो है वो बुंदेला महाराज जो है छत्रसाल के उनकी जुरिस्डिक्शन में चला गया। उसके बाद जगत सिंह उनको इस रीजन का कुछ हिस्सा जो था वो मिला। तो बिजावर का जो इतिहास है वो आप स्टैटिक क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ेंगे। सही नाम की नई तहसील यहाँ पे बनाई जा रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में। मध्य प्रदेश के द्वारा टोटल कितने नेशनल अवार्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में जीते गए? ऑप्शन हैं 16, 10 या फिर 22। इसका आंसर होगा 16 नेशनल अवार्ड मध्य प्रदेश ने जीते। मध्य प्रदेश ऑलरेडी स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। स्पेसिफिकली इंदौर की अगर हम बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण में 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो आपके होते हैं ग्रामीण अवार्ड, एक होते हैं अर्बन। अर्बन अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अनाउंस करती है। ग्रामीण अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट है कंट्री का। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है पूरी कंट्री का। और 6th टाइम में लगातार क्लीनेस्ट सिटी के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। मध्य प्रदेश को क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, और किस कैटेगरी में? मोर देन 100 सिटीज की कैटेगरी। स्टेट ने टोटल 16 नेशनल अवार्ड जीते हैं इस बार। 99 अर्बन बॉडीज जो है स्टेट का, उनको स्टार रेटिंग दी गई है। साल 2021 में ये स्टार रेटिंग 27 सिटीज को, 27 सिटीज को। भोपाल को 5 स्टार मिले हैं, और क्लीन सस्टेनेबल कैपिटल का अवार्ड भोपाल को दिया गया है। इंदौर जो है उसको 7 स्टार रेटिंग दी गई है। उज्जैन को बेस्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन सिटीज का अवार्ड मिला गया है। और उज्जैन को ये बेस्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन का अवार्ड किसमें मिला है? मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन की कैटेगरी में। और 1 लाख से 3 लाख कैटेगरी की पॉपुलेशन में छिंदवाड़ा जो है उसको बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। उज्जैन और खजुराहो को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंडियन क्लीनलीनेस लीग। तो देखिए 3 तरीके के पैरामीटर्स पे असेसमेंट होता है, जिसमें एक पैरामीटर होता है
ऐसी है कि नहीं है। तो इसी तरीके से बेस्ट सिटी में पार्टिसिपेशन में उज्जैन ने टॉप किया था जब हम 1 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा की बात करते हैं उस कैटेगरी में। यहाँ पे नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे भूपेन हजारिका डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 12 नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं। बर्थ एनिवर्सरी होता है जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल मेन डे भी मनाया जाता है। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाया जाता है। 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर लॉ डे के तौर पर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।